नमस्कार। BA पार्ट तृतीय समाजशास्त्र विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु एक अवधारणा है सामाजिक मानव शास्त्र। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों में केवल मानव ही सबसे अनूठा प्राणी है। वह इसलिए अनूठा है क्योंकि उसके पास में कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ है, केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि है, सीधे खड़े हो सकने की उसमें क्षमता पाई जाती है और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता होती है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे वह अपनी संस्कृति को जो है निर्मित कर सका है। सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन करने से पहले हमारे जहन में यह बात आती है कि मानव शास्त्र क्या है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि मानव शास्त्र क्या है। चूंकि मानव शास्त्र की यदि हम बात करें तो मानव और शास्त्र यानी मानव का विज्ञान इस अर्थ में यह स्पष्ट होता है, लेकिन जब हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो यह देखा गया कि सबसे पहले जब इसकी बात कही गई यूनानी दार्शनिक अरस्तु पहला व्यक्ति था जिसने एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का उपयोग किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द का तात्पर्य होता है गप लगाना। घोषित GOSSIP इसका तात्पर्य हो गया है घोषित, जिसमें अरस्तु ये कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए अपने बारे में बात करे, हम जब ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपनी बढ़ाई कर रहा है यानी स्वयं ही अपने लिए कुछ कह रहा है, तो इसको गप माना गया है और इसका तात्पर्य इसी गप से लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट शब्द का तात्पर्य इससे जोड़ा गया है। अगर हम मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो शाब्दिक दृष्टि से ये ग्रीक भाषा से बना है। एंथ्रोपोस ग्रीक भाषा एंथ्रोपोस से बना है। ग्रीक शब्द एंथ्रोपोस ANTHROPOS जिसका तात्पर्य होता है मैन, इट मीन्स मानव, और लॉजी जिसका तात्पर्य होता है साइंस अर्थात विज्ञान। यानी ग्रीक भाषा में इन दोनों शब्दों को एंथ्रोपोलॉजी को जो बाइफरकेट किया है एंथ्रोपोस और लॉजी। एंथ्रोपोस का तात्पर्य होता है व्यक्ति, मानव होता है मैन, और लॉजी का मतलब होता है साइंस जो है विज्ञान। लॉजी यानी लोगस शब्द है, इसका अर्थ ये हो गया। इसका अगर हम बात करें तो मानव विज्ञान की बात आती है। मानव विज्ञान इस शब्द की दृष्टि से यह शब्द अस्तित्व में आया है। यदि हम चूंकि मानव शास्त्र में E.A. होबल यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहा है। इसने मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड पुस्तक लिखी, जिसमें कहा गया कि मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का
अध्ययन है। संक्षेप में यदि बात कहें तो यह प्रजातियों और परंपराओं का अध्ययन है, यानी मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन और प्रजातियों तथा परंपराओं का अध्ययन बताया है। मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन तो है ही, लेकिन इसमें प्रजातियां और परंपरा ये इनका भी अध्ययन होता है। जबकि एमजे हर्ट्सकोविट्ज ये भी मानव शास्त्री है। मैन एंड हिज वर्क्स, मैन एंड हिज वर्क्स, इन्होंने सीधी सी लैंग्वेज में ये कहा कि मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन ही मानव शास्त्र है। बहुत से विद्वान जिसमें रेडक्लिफ ब्राउन उन्होंने भी यही कहा। मानव शास्त्र जो बताया है तो भाई मानव के इतिहास को बताता है। कहने का मतलब मानव शास्त्र हो गया मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन। अब जब हम बात करते हैं सामाजिक मानव शास्त्र की, ये तो केवल मानव शास्त्र, अब यहां आता है सामाजिक मानव शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र में बात करने से पहले मैं पुनः आपका ध्यान अरस्तु की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी, जिसके अंदर उसने कहा कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, किंतु जब वह बिना किसी न्याय और कानून के जीवन जीता है तो वह सबसे भयंकर हो जाता है। यदि आपके समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह कहता है कि मुझे तो केवल अपने ही साधनों की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने समाज का सदस्य मत समझो। वह या तो जंगली जानवर होगा या फिर देवता। अरस्तु का जो ये कथन है वो आज भी प्रासंगिक है। मानव शास्त्र में हम इसको कोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ समस्त मानव जाति का अध्ययन होता है, मानव प्रजाति का अध्ययन होता है, जाति का अध्ययन इसमें होता है, क्योंकि ये सामाजिक मानव शास्त्र है। अब यहां देखिए सांस्कृतिक भी है और सामाजिक भी है। अब यहां संस्कृति के शब्द आता है, दो बातें इसमें सम्मिलित होती है संस्कृति में। एक तो है भौतिक और एक होती है अभौतिक। यहां थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य ने निर्मित की है, जो दिखाई देती है, वह तो है भौतिक। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी कपड़ा और मकान भौतिक संस्कृति है। और कुछ अभौतिक संस्कृति जो दिखाई नहीं देती है, प्रथा परंपरा रूढ़ियां जनरीतियां विश्वास मूल्य प्रतिमान, ये अभौतिक संस्कृति है। और इस रूप में E.B. टाइलर ने लिखा है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक लिखी थी, कल्चर। संस्कृति में समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान विश्वास मूल्य आचार आदतें आदि का समावेश होता है, जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी कि इसको संस्कृति को एक जटिलता के रूप में परिभाषित किया, जिसमें कहा गया कि इसमें ज्ञान भी है, विश्वास भी है, मूल्य भी है, आदतें भी है, और साथ ही व्यक्ति जो समाज का सदस्य होने के नाते वो प्राप्त करता है। ये संस्कृति की बात कही है, चूंकि ये संस्कृति दोनों है, भौतिक और अभौतिक। और सामाजिक मानव शास्त्र में इसी संस्कृति का भी अध्ययन होता है और इसी रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि सामाजिक मानव शास्त्र पर जो विद्वान हैं, इन विद्वानों ने अध्ययन किए हैं, अगर इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक लिखी थी, जिसमें एक तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी लिखी, जिसमें संरचना के बारे में अध्ययन किया, और बाकी इस रूप में इन्होंने वाइड्स व्यू ऑफ साइंस ऑफ कल्चर
ये भी इन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें लिखा है सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करता है। आदिम या पूर्व शिक्षित समाज का अध्ययन करता है। यह आदिम समाज जिसको हम सरल समाज कहते हैं, जिनका तकनीकी ज्ञान पिछड़ा हुआ है, जो बहुत ही जिनके परिवार के रूप में, विवाह के रूप में बहुत ही साधारण रूप में अध्ययन किया जा सकता है और जिसका सहभागी अवलोकन हम कर सकते हैं, क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन किया जाता है अगर अध्ययन करने की आवश्यकता होती है तो। अगर प्रिचार्ड की बात करें हम, इवांस प्रिचार्ड, इवांस प्रिचार्ड, इन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कहा कि सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाजों का अध्ययन, और यह केवल आदिम समाजों का ही नहीं करता बल्कि व्यवहार रूप में सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है। सरल समाज का तो है ही है, लेकिन वर्तमान समय में आदिम लोगों की ओर इसका ध्यान प्रमुख रूप से होता है। इसमें सभ्य समाज का अध्ययन यानी आधुनिक समाज का अध्ययन, जिसको हम जटिल समाज कहते हैं, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और जब मैं नाडेल की बात की जाए, नाडेल इन्होंने भी मानव शास्त्र को परिभाषित किया जिसमें इतिहास विहीन समाज, इतिहास विहीन समाज या अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियां, अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियां का अध्ययन करती है। सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाज, जिसका कोई ऐसा समाज जिसका कोई इतिहास नहीं है, लेखबद्ध में, या फिर अपरिचित प्रकृति की ऐसी संस्कृति जिसको अभी परिचय नहीं हुआ है, बिल्कुल आदिम है, ठेठ आदिम प्रकृति की है, उसका अध्ययन इसमें किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है वो एमएन श्रीनिवास की है। एमएन श्रीनिवास इन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र को जो परिभाषित किया है उसमें एक लाइन बताई है कि यह मानव समाज का तुलनात्मक अध्ययन है, कंपैरिजन, यानी हम आदिम का भी अध्ययन कर रहे हैं, आधुनिक समाज का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो इनका एक कंपैरिजन करना तुलनात्मक अध्ययन है जिसमें आदिम, पूर्व शिक्षित या सभ्य समाज का अध्ययन सम्मिलित होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर आधारित है, किंतु इसमें सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था आदि का अध्ययन भी किया जाता है, परंतु मुख्य रूप से जो है सामाजिक मानव शास्त्र का ध्यान केवल आदिम समाज की ओर होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम आधुनिक समाज का अध्ययन नहीं करते, उसमें आधुनिक समाज, संपूर्ण मानव समाज का इसमें अध्ययन होता है, चाहे वह आदिम हो और या आधुनिक हो या सरल हो या जटिल हो। परंतु मेन जो इसकी थीम है, जो प्रसंग है सामाजिक मानव शास्त्र के, वह यह है कि इसका मेन मुख्य सरल समाज है, आदिम समाज है। अब हम यहां सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति की बात करते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है। सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति, सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति यानी हमें जहन में एक बात याद करनी पड़ेगी
कि जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति क्या है, तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या सामाजिक मानव शास्त्र एक विज्ञान है। अगर विज्ञान है तो तर्क दीजिए, अगर नहीं है तो वो भी बात बताइए। ये दोनों चीज, यानी इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है या नहीं है। तो वैज्ञानिक कहने से पहले हमें विज्ञान के बारे में जानना पड़ेगा। और विज्ञान के लिए यह कहा जा सकता है, जैसे बहुत से विद्वानों ने विज्ञान के लिए कहा है कि विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से है, यानी उसकी मेथड। विज्ञान का संबंध उसकी पद्धति से है, न कि उसकी विषय वस्तु से। क्योंकि कई प्राकृतिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि विज्ञान जो है पत्थर है, मॉलिक्यूल है, हड्डी है, मांस है आदि सम्मिलित करते हैं, यानी वो विज्ञान का अर्थ विशेष सामग्री से लेते हैं, जबकि ये सही नहीं है। विज्ञान का संबंध जो है वो उसकी पद्धति से है। पहली बात तो यही है। और जिस पद्धति के द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है उसको हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, उसको वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यानी विज्ञान का जो संबंध है उसकी पद्धति से है, और जिस पद्धति से विज्ञान की रचना और विस्तार होता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए, प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोगशाला है, कार्य कारण संबंध है, क्या है का अध्ययन किया जाता है, तो ठीक उसमें भी क्या है, एक पद्धति है। अगर यही पद्धति हम सामाजिक विज्ञानों में, यानी क्या है का उल्लेख किया जाए, कार्य कारण संबंधों का उल्लेख किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारा जो विज्ञान है वो वैज्ञानिक पद्धति के रूप में होगा। सामाजिक मानव शास्त्र चूंकि समाज शास्त्र की एक शाखा है और समाज शास्त्र एक विज्ञान है, तो निश्चित रूप से सामाजिक मानव शास्त्र भी एक विज्ञान है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र के जो है प्रयोगशाला नहीं है, इसमें प्रयोगशाला का अभाव है। तो इसमें यह कहा जा सकता है कि हमें मानव का अध्ययन करना है, उसके समस्त कार्यों का अध्ययन करना, उसकी प्रथाओं, परंपराओं, उनकी राजनीतिक संगठन, उनकी सामाजिक संस्थाओं, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना है। तो उनके अध्ययन करने के लिए हमें किसी बंद कमरे में, प्रयोगशाला बंद कमरे में नहीं हो सकती मानव की, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा और उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा जहां मानव अपने व्यवहार के माध्यम से कार्य करते हैं। उनकी प्रथा परंपराओं का अध्ययन हमें उसके फील्ड में, यानी उसके क्षेत्र में ही सहभागी अवलोकन के द्वारा कर सकते हैं। ये किसी बंद कमरे के अंदर नहीं कर सकते। दूसरी बात अगर हम कहें इसकी प्रकृति के बारे में कि इसमें कार्य और कारण संबंध पाया जाता है। विज्ञान का एक नियम यह है कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो हम भी चूंकि ये कह सकते हैं कि यदि मानव शास्त्र में कोई घटनाएं, प्रथाएं, परंपराएं, अगर कोई घटनाएं घटित होती है तो उसके पीछे कारण अवश्य है। कार्य और कारण का संबंध हमें सामाजिक मानव शास्त्र के अंदर देखने को मिलता है। और इसके अलावा इसमें क्या है का अध्ययन होता है, न कि क्या होना चाहिए। इसमें प्रत्यक्ष रूप से कहा, जो भी घटना जैसी घटी है उसका उसी रूप में अध्ययन होता है। अवलोकन, वर्गीकरण, सामान्यकरण, सिद्धांतों की स्थापना, ये सारी इसमें सम्मिलित है। हम प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अध्ययन पद्धतियों के द्वारा हम सामाजिक मानव शास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो कहने का मतलब यही है एक सारगर्भित रूप में कि सामाजिक मानव शास्त्र की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। अब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं, इसके फील्ड की बात करते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र का जो क्षेत्र है वो कैसे है। तो देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन जो विद्वान है, रेडक्लिफ ब्राउन, आर ब्राउन जिसको हम कह सकते हैं, इन्होंने तुलनात्मक समाजों के अध्ययन पर जोर दिया है। क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र है वो आदिम, सरल या जटिल समाजों का, सभ्य जटिल समाजों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करता है। यद्यपि इनका मुख्य
जो झुकाव है वो आदिम समाज की तरफ होता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं इसके फील्ड के बारे में कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की संज्ञा इन्होंने दी है। एक समय ऐसा भी था जिसमें सामाजिक मानव शास्त्र का जो क्षेत्र है वो केवल मात्र सरल समाज की ओर था। उसमें सरल समाज की प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, जनरीतियों का ही अध्ययन था। लेकिन जब ये पता लगा कि नहीं, इसका क्षेत्र यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अर्थ में ये बताया गया है कि मानव शास्त्र है, मानव और उसके समस्त कार्य, तो केवल आदिम समाज ही नहीं होगा बल्कि सभ्य और आधुनिक समाज भी इसमें सम्मिलित होगा। तो इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। तो इस रूप में सामाजिक मानव शास्त्र का जो है ना क्षेत्र है वो व्यापक हो गया है। इसके अलावा सामाजिक मानव शास्त्र में नेडेल और पेनिंगटन ने भी आदिम समाज की बात कही है। अगर इसके क्षेत्र में के बारे में अगर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो सामाजिक मानव शास्त्र है वह संस्कृति का अध्ययन तो करता है, परंतु संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता। देखिए, संस्कृति में जैसे ईबी टायलर ने कहा कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, मूल्य, आचार, आदतें आदि का समावेश होता है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। या अंजे आर्स्कोविट्ज कहता है कि मानव द्वारा निर्मित पर्यावरणीय संस्कृति है, या लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहा है, या जीवन में प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहा है। यानी संस्कृति की अवधारणा बहुत व्यापक है। परंतु यहाँ पर सामाजिक मानव शास्त्र की बात कही जा रही है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जा रही है, जिसमें संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं होगा। इसमें केवल संस्थाओं, संगठन और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अगर संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन करना है तो उसकी एक और शाखा है समाजशास्त्र की, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक मानव शास्त्र। उसके द्वारा अध्ययन किया जाएगा, न कि सामाजिक मानव शास्त्र के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। तो पहली बात जब इसकी आती है तो सामाजिक मानव शास्त्र संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो सामाजिक मानव शास्त्र अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखता है। यानी सामाजिक मानव शास्त्री आदिम या सरल समाजों तक ही सीमित नहीं रखता है। इसका मतलब यही है कि हम केवल आदिम समाज, पहले के कभी ऐसा समय रहा था जिसमें केवल मात्र आदिम या सरल समाज का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ज्यों-ज्यों अध्ययन का विस्तार बढ़ा तो इसका क्षेत्र भी बढ़ा, सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र भी बढ़ा, और आज इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है कि इस आदिम समाज के साथ साथ में जटिल समाज, सभ्य समाज का अध्ययन भी इसमें किया जाता है, जिसमें परिवार, नातेदारी समूह है, प्रथा, परंपरा आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। साथ ही राजनीतिक संगठन का भी अध्ययन होता है। और तीसरा है संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता। सामाजिक मानव शास्त्र संपूर्ण समाज का भी अध्ययन नहीं करता है, टोटल सोसाइटी का भी अध्ययन नहीं करता है। केवल मानव की कुछ संस्थाएं, परिवार, राजनीतिक संस्था, जो उनकी व्यवहार संबंधित है, नातेदारी व्यवस्था, केवल उन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्योंकि ये सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, इसलिए वो व्यवहारों तक सीमित है, व्यवहारों का ही अध्ययन करता है, जिसमें नातेदारी है, परिवार है, विवाह है, राजनीतिक संगठन है, उनके बीच में जो व्यवहारिक संबंध है उनका अध्ययन करता है। यानी संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है। और यदि चौथी बात अगर हम कहें
तो सामाजिक मानव शास्त्र अपने को देश और काल की सीमा में नहीं बांधता है। तो सामाजिक मानव शास्त्र चूंकि एक व्यापक इसका क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इसमें भारत में ही अध्ययन किया जाएगा या जापान में अध्ययन किया जाएगा। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह देश और काल की सीमा को नहीं बांधता है, यानी संपूर्ण विश्व व्यापी जगत में मानव जहां भी रह रहा है। मैकएवन पेज ने कहा कि जहां कहीं जीवन है, जहां कहीं मानव जीवन है, वही समाज है, या जहां कहीं जीवन है वही समाज है। इसका मतलब मानव समाज के अलावा पशु पक्षियों का भी समाज है, क्योंकि वहां भी समूह के अंदर निवास कर रहे हैं। तो यहाँ सामाजिक मानव शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जहां कहीं मानव रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, जापान हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इन देशों में जहां भी विश्व में जितने भी देश है जहां मानव निवास कर रहे हैं, उन सभी का अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है। तो सारांश रूप में मैं यही कह सकता हूं कि सामाजिक मानव शास्त्र एक समाज शास्त्र की शाखा है, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा मानव और उसके समस्त कार्यों का आदिम, सभ्य और ऐतिहासिक समाज जो कि सभी आते हैं, उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। बहुत बहुत धन्यवाद।